वियतनाम युद्ध 1945 से 1975। द्वितीय विश्व युद्ध के समाप्ति के बाद अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को लगभग 3 दशक तक लगातार संकटग्रस्त रखने के कारण वियतनाम का युद्ध अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक विद्यार्थियों के लिए विशेष महत्वपूर्ण समझा जाता है। वास्तव में जिसे वियतनाम युद्ध कहा जाता है वह एक नहीं अनेक युद्धों की श्रृंखला था। दक्षिण पूर्व एशिया ने अपने प्रसार के वक्त जापानियों ने हिंद चीन को फ्रांसीसी उपनिवेशवाद से मुक्त करा दिया था, पर स्वयं जापानियों के दमन से परेशान वियतनामी हथियार उठाने को विवश हुए थे। इनमें से अधिकांश नौजवान वे थे जो महायुद्ध के विस्फोट से पहले ही साम्यवादी विचारधारा से प्रभावित और प्रेरित हो चुके थे। इनमें सबसे उल्लेखनीय नाम हो ची मिन्ह का है, जिन्होंने सोवियत संघ की सहायता से फ्रांसीसी उपनिवेशवाद के विरुद्ध संघर्ष शुरू किया था। वियतनामी राष्ट्र प्रेमियों की दृष्टि में उनकी लड़ाई वियतनाम को आज़ादी दिलाने के लिए लड़ी जा रही थी और इसे आरंभ से ही उन्होंने राष्ट्रीय मुक्ति संग्राम का नाम दिया था। शक्तिशाली ताकतों का हस्तक्षेप एवं वियतनाम। 1945 में फॉन्टेनब्लो नामक स्थान पर युद्ध विराम के लिए एक शांति सम्मेलन का आयोजन किया गया, पर यह राजनयिक प्रयास निष्फल ही सिद्ध हुआ। इस समय तक फ्रांसीसियों ने हिंद चीन में अपनी सत्ता के पुनर्स्थापन का प्रयत्न आरंभ कर दिया था और वियतनामियों का स्वाधीनता संग्राम विश्वव्यापी उपनिवेशवादी संघर्ष का अभिन्न हिस्सा बन गया। इसी समय इंडोनेशिया में सुकार्नो और मोहम्मद हट्टा के नेतृत्व में डच उपनिवेशवाद के विरुद्ध ऐसा ही संघर्ष चल रहा था। ब्रिटेन के उपनिवेश मलय में भी चीनी साम्यवादियों की छापामारी ने आपातकाल की स्थिति पैदा कर दी थी। चीन का बड़ा भूभाग माओवादी साम्यवादियों के कब्जे में था और यह बात स्पष्ट हो चुकी थी कि शीघ्र ही पूरे देश पर उनका अधिकार हो जाएगा। वियतनामियों की अफ्रीकी एशियाई बिरादरी का समर्थन तो प्राप्त था ही, उन्हें इस बात का आश्वासन मिल चुका था कि फ्रांसीसियों के विरुद्ध साम्राज्यवाद विरोधी लड़ाई में सहायता सोवियत संघ से मिलती रहेगी। शीत युद्ध के सामरिक तर्क के अनुसार अमेरिकियों ने फ्रांसीसियों का समर्थन किया। वियतनाम युद्ध का यह दौर 1945 से 1954 तक चला। इन 10 वर्षों में फ्रांस की सैनिक स्थिति निरंतर कमजोर होती गई। इसके कई कारण थे। राष्ट्रवाद और साम्यवाद का संगम वियतनामी छापामारों की अद्भुत लोकप्रियता दिला चुका था। इधर युद्ध के बाद फ्रांस की आर्थिक स्थिति बहुत खस्ता हाल थी और वह खुद राजनीतिक अस्थिरता के दौर से गुजर रहा था। वह अपने पुनर्निर्माण के लिए अमेरिका पर पूरी तरह निर्भर था और इसके अलावा फ्रांस अफ्रीकी महाद्वीप में अल्जीरिया में भी अपनी प्रभुत्व पुनर्स्थापित करने के चक्कर में एक रक्त रंजित संघर्ष में फंसा था। 1954 में डियन बियन फू नामक स्थान पर वियतनामी मुक्ति सैनिकों ने फ्रांसीसी सेना के बड़े जमावड़े को निर्णायक रूप से हरा दिया और समर्पण के लिए मजबूर किया। इसके बाद फ्रांस का हिंद चीन में बना रहना असंभव हो गया। इस भूभाग में शक्ति संतुलन को यथावत बनाए रखने के लिए पश्चिमी देशों ने जिनेवा शिखर सम्मेलन का आयोजन किया और वहाँ राजनयिक परामर्श के बाद वियतनाम का विभाजन कर दिया गया। तब यह आशा की गई कि शायद इससे पहले गृह युद्ध समाप्त हो जाएगा और हिंद चीन का तनाव विश्व शांति के लिए संकट पैदा नहीं करेगा। दक्षिण वियतनाम में लाखों शरणार्थी उत्तरी वियतनाम से अपनी जान बचाकर पहुंचे थे, जिससे अमेरिका और उसके सहयोगियों को यह लगने लगा कि वियतनामी साम्यवादी उत्पीड़क तानाशाह हैं और बहुत जल्द ही अपना जनाधार गंवा देंगे। इसी सोच के कारण अमेरिका ने पहले सम्राट बोओदाई और फिर जनरल जीएम को दक्षिणी वियतनामी सरकार को बेहिचक भरपूर समर्थन दिया। कहने को तो वियतनाम में युद्ध विराम के निरीक्षण के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय आयोग का गठन किया गया था, पर संयुक्त राष्ट्र संघ में निषेधाधिकार के कारण सुरक्षा परिषद कोई सार्थक हस्तक्षेप करने में असमर्थ थी। इसलिए संयुक्त राष्ट्र संघ के तत्वाधान में गठित किसी भी अंतर्राष्ट्रीय आयोग से किसी कारगर पहल की उम्मीद नहीं की जा सकती थी। अमेरिकनों ने बड़ी आसानी से यह वचन भुला दिया जिसके अनुसार 1956 में वियतनाम में भविष्य के बारे में विभाजित देश के एकीकरण के बारे में जनमत संग्रह कराया जाना था। जनरल जीएम की निरंकुश तानाशाही ने दक्षिणी वियतनाम में असंतोष पैदा किया। चिंता का एक विषय और था। यह आशंका बेबुनियाद नहीं थी कि जनमत को नाजायज ढंग से प्रभावित करने के लिए बड़ी संख्या में उत्तरी वियतनामी संख्या में शरणार्थी घुसपैठियों और साम्यवादी एजेंट दक्षिण में प्रवेश कर रहे थे। जब इन साम्यवादी घुसपैठियों ने दक्षिण वियतनाम में आतंकवादी हरकतों को अंजाम देना शुरू किया, तब वियतनाम में युद्ध का दूसरा दौर शुरू हो गया। 1963 तक यह बात किसी से छुपी नहीं रही थी कि सरकार दक्षिण वियतनाम में ज़्यादा दिन बची नहीं रह सकती। जीएम को सत्ता में बनाए रखने के लिए अमेरिकी सैनिक टुकड़ियों को भेजना जरूरी समझा गया। तब यह दलील यह भी दी गई कि यदि ऐसा नहीं किया गया तो लाओस और कंबोडिया भी दक्षिण वियतनाम के साथ साथ साम्यवादियों की झोली में ही गिरेंगे। इस संभावना की आशंकाओं को देखते हुए अमेरिकी विदेश मंत्री डलेस ने डोमिनो सिद्धांत का प्रतिपादन किया।
यह बात भी सच है कि इन वर्षों में लाओस भी गृह युद्धों के लपटों में झुलसता रहा और अनेक हिंसक मुठभेड़ों साम्यवादियों तथा उनके विरोधियों के बीच होती रही। पूरे हिंद चीन में कंबोडिया ही निरापद नजर आता था, जिसके शासक राजकुमार नरोदम सिहानुकूक गुटनिरपेक्ष होने का दावा करते थे। वैसे उनका झुकाव साम्यवादी सोवियत संघ और जनवादी चीन की तरफ दिखाई देने के कारण पश्चिमी देश उन्हें शक के दायरे में ही रखते थे। दक्षिण वियतनाम में अमेरिकी उपस्थिति और जीएम के कुशासन के कारण बौद्ध भिक्षुओं ने जन आक्रोश का नेतृत्व ग्रहण किया। हुआ संप्रदाय के कुछ बौद्ध भिक्षुओं के आत्मदाह के बाद वियतनाम के संकट की और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय का ध्यान आकर्षित हुआ। क्यूबा मिसाइल संकट के बाद जहां एक और महाशक्तियों के बीच सैनिक मुठभेड़ की संभावना घटी, वहीं परोक्ष रूप से अपने अपने प्रभाव क्षेत्र की परिधि में संघर्ष की संभावना बढ़ी। वियतनामी युद्ध को तेज करने वाली एस्कलेशन की रणनीति का प्रतिपादन इस पृष्ठभूमि में समझा जा सकता है। अमेरिका के वियतनाम में दुखद स्थिति। अमेरिका में दक्षिणपंथी आक्रामक तेवरों वाले विशेषज्ञों का मानना था कि उत्तर वियतनाम की उपद्रवी दुस्साहसिकता पर अंकुश लगाने के लिए बड़े पैमाने पर सैनिक शक्ति का प्रयोग जरूरी है। युद्ध की गति को तेज कर शत्रु को परास्त किया जा सकता है। इस नीति का प्रतिपादन करने वालों में राष्ट्रपति केनेडी और जॉनसन के सलाहकार मैक जॉर्ज बॉन्टी, रॉबर्ट मैकनमारा प्रमुख थे। एस्कलेशन का यह दौर 1965 से लेकर 1968 तक चला। इसके चलते अमेरिकी सैनिकों का जमाव 2.5 लाख संख्या पार कर गया और अमेरिकी वायुसेना ने उत्तरी वियतनाम के उन ठिकानों पर हमला आरंभ कर दिया जिन्हें वह वियत कॉग दक्षिण वियतनाम में सक्रिय साम्यवादी छापामार का गढ़ समझता था। विडंबना यह है कि अमेरिका के समर विद्या विशारदों ने चीन और मलय में छापामार मुक्ति संग्राम के अनुभव से कोई भी सबक नहीं सीखा। छापामार युद्ध में शक्ति के बेशुमार जमाव से कुछ भी हासिल नहीं होता। अदृश्य गोरिल्ला अपनी इच्छानुसार चाहे जब चाहे जहाँ चाहे आक्रमण कर सकता है। आदर्श स्थिति में उसे जनता का समर्थन प्राप्त होता है और वह जल में मछली की तरह निरापद तैरता पनपता रह सकता है। उसके खिलाफ लड़ने वालों की समस्या विकट है। यदि छापामार को ढूंढ कर पकड़ने के लिए वो इधर उधर छापे मारते हैं तो आम जनता को परेशानी होती है और उन्हें उत्पीड़क हमलावर समझा जाने लगता है। वियतनाम जैसे भूभाग में जहां घने वर्षा वन है, छापामारों के लिए शरण ढूंढना बेहद आसान होता है। उनको हराने की कोशिश कर रहे विदेशी या स्थानीय पेशेवर सैनिकों को प्रतिकूल परिस्थितियों में अनजान जगहों में पग पग पर जान का जोखिम डालते हुए आगे बढ़ना पड़ता है। वियतनाम में ऐसी स्थिति थी जहां एक वियतनामी छापामार 10-10 अमेरिकी अथवा दक्षिण वियतनामी सैनिकों को व्यस्त रख सकते थे। 1968 में केसान नामक स्थल पर वियत कॉग छापामारों ने अमेरिकी सैनिकों को घेर लिया और उन पर जबरदस्त प्रहार किया। भले ही यह विजय क्षणभंगुर सिद्ध हुई, पर इससे उत्तर वियतनामियों का मनोबल कई गुना बढ़ गया। लंबे अरसे तक वियतनाम में तैनात रहने वाले अधिकांश अमेरिकी सैनिक 6 साल से फौज में भर्ती हुए थे, बल्कि उस ड्राफ्ट योजना के तहत भेजे गए थे जो तब अमेरिका में लागू थी। इसके अंतर्गत 18 वर्ष की उम्र में हर अमेरिकी पुरुष के लिए 2 वर्ष के लिए फौज की नौकरी अनिवार्य थी। पहुंच वाले अमेरिकी किसी न किसी बहाने ड्राफ्ट के शिकंजे से बच निकलते थे और वियतनाम जैसे खतरनाक मोर्चे पर जाने की नियति अश्वेतों या विपन्न अमेरिकियों की ही होती थी। जैसे जैसे वियतनाम में युद्ध तेज होता गया, हताहत होने वाले अमेरिकन सैनिकों की संख्या बढ़ने लगी। इसके बाद वियतनाम युद्ध के बारे में पुनर्विचार करने के लिए सार्वजनिक बहस गर्म होने लगी। कई अमेरिकी इस बात से बुरी तरह खींचने लगे थे कि इतने खर्च के बाद भी कोई दिखाने लायक उपलब्धि सामने नहीं आ रही थी। इस मोर्चे पर भेजे गए बड़े बड़े महारथी जनरल नाकाम होकर अपनी प्रतिष्ठा गंवाकर वापस लौट चुके थे। इसके अलावा एक और बात बेहद चिंताजनक थी। महीनों भीषण परिस्थितियों में जिंदगी बसर करने के कारण कई अमेरिकी सैनिक अपना मानसिक संतुलन बचाने में असफल रहे थे और कई बार युद्ध के अमानवीय बर्बर आचरण कर अमेरिका के अंतर्राष्ट्रीय छवि को क्षतिग्रस्त कर रहे थे। माई लाई नामक एक गांव में अमेरिकी सेना के एक कैप्टन ने साम्यवादी छापामारों के बारे में पूछताछ करते वक्त निर्दोष और निहत्थे वियतनामियों को तमाम गांव वालों के सामने गोली मार दी थी। इस कारण अमेरिका को खासी बदनामी झेलनी पड़ी। ऐसा ही उस वक्त भी हुआ जब एक गांव में नृशंस बमबारी के बाद नाकाम बम से डरकर भागती बिलखती छोटी सी बच्ची का चित्र अखबारों में छपा। 1969-70 तक लगभग 5 लाख अमेरिकी सैनिक दक्षिण वियतनाम में तैनात किए जा चुके थे और अमेरिकी लड़ाकू विमान वियतनाम की भूमि पर कुल इतने बम गिरा चुके थे जिसकी संख्या द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जर्मनी पर गिराए बम से ज़्यादा पहुंच चुकी थी। बारूद और रसायनों के प्रयोग से जमीन बंजर होने लगी थी और सदियों पहले बड़े श्रम से निर्मित जल प्रबंधन की प्रणाली को तहस नहस कर दिया गया था। कई लोगों का मानना था कि अमेरिका जानबूझकर ऐसे आचरण कर रहा है कि युद्ध विराम के बाद भी वियतनामी कभी सर न उठा सके। अमेरिका के ऊपर वियतनामियों के वंशनाश के और उस देश के पर्यावरण के विनाश के आरोप लगाए गए। अमेरिका में ही नहीं, यूरोप के अनेक देशों में वियतनाम युद्ध की अमेरिकी हस्तक्षेप का जबरदस्त विरोध आरंभ हुआ। 1970 के दशक शुरू होने तक वियतनामी युद्ध को लेकर अमेरिकी जनता साफ साफ 2 भागों में बढ़ चुकी थी। इस सब से बेखबर अमेरिका को उत्तरी वियतनाम के बंदरगाहों हनोई तथा हाईफांग की नाकेबंदी जारी रखी और प्राचीन राजधानी हुए को गोलीबारी से
मटिया मेट कर दहशत पैदा करने की कोशिश की। इस सब के बावजूद दक्षिण में उत्तरी वियतनामियों के बढ़ते प्रभाव को रोकना अमेरिकियों के लिए असंभव होता गया, जिन्हें अमेरिकी हिराकत दृष्टि से पीले बौने जानवर कहकर पुकारते थे। वहीं नन्हे कमजोर वियतनामी उसके अमेरिका के सैनिकों के लिए दैत्याकार राक्षस सिद्ध होने लगे। वियतकांग शब्द हिराकत से भरा था, जिसका प्रयोग वियतनामी साम्यवादियों के लिए किया जाता था। वियतनाम की जनता उन्हें वियत मिन नाम से पहचानती थी और उत्तरी साम्यवादियों से सहानुभूति रखने वाली बिरादरी से स्वयं की दक्षिण वियतनाम की राष्ट्रीय मुक्ति मोर्चे के रूप में गठित कर लिया था। अमेरिका विरोधी क्रांतिकारी आतंकवादियों का आदेश जाल देशव्यापी था। अमेरिका के सैनिक कहीं भी सुरक्षित नहीं थे और न ही उनका साथ देने वाला दक्षिण वियतनामी सैनिक निरापद समझे जाते थे। हर पल मौत के मुंह में रहने वाले अमेरिकी सैनिक जरा सी मोहलत पाने पर भोग विलास की अय्याशी में अपनी थकान मिटाते थे और इस प्रवृत्ति को अपने अवसर प्रोत्साहित करते थे ताकि कहीं बलि के बकरे बगावत न कर बैठे। विश्राम और मनोरंजन रेस्ट एंड रिक्रिएशन नामक इस रणनीति के कारण साइगोन ही नहीं बल्कि सिंगापुर ताइवान के बड़े हिस्से वेश्यावृत्ति के अड्डों में परिवर्तित होने लगा। वियतनाम युद्ध की सांस्कृतिक और सामाजिक प्रभाव उसके राजनीतिक और आर्थिक और प्रभावों से कम महत्वपूर्ण नहीं समझे जा सकते हैं। युद्ध के परिणाम 1964-65 से लेकर 1975 तक के दशक में उत्तरी वियतनामी नेतृत्व में एक बड़ी सफलता यही रही कि सोवियत चीनी वैमनस्य के बावजूद वह स्वयं दोनों ही पक्षों से सैनिक सहायता और राजनयिक समर्थन जुटा सका था। गुटनिरपेक्ष देशों की सहानुभूति तो पूरी तरह उसके साथ रही। इस दौरान दक्षिण चीन के पड़ोस से उत्तरी वियतनाम में शुरू होने वाला हो ची मिन्ह पथ लाओस कंबोडिया होकर दक्षिण वियतनाम तक सैनिक साजो सामान, रसद, दवाइयाँ आदि पहुँचाने के लिए तैयार किया गया। अमेरिकी निरंतर यह दबाव पैदा करने की कोशिश करते रहे कि इस पथ को नष्ट किए बिना दक्षिण वियतनाम में सक्रिय छापामारों को हराया नहीं जा सकता। 1972-73 तक यह बात साफ हो चुकी थी कि हिंद चीन युद्ध को फैलाने के बाद भी अमेरिकी इस रणनीति को अंजाम नहीं दे पाए थे और उत्तरी वियतनाम में इतना लाव लश्कर दक्षिण में पहुंचने में सफल हो चुके थे जो वर्षों जीत की स्थिति बनाए रखने के लिए काफ़ी था। अमेरिकी एकाधिक बार जबरदस्त हमले से निर्णायक जीत की कोशिश कर चुके थे, जैसा कि टेट त्यौहार के मौके पर हुए हमले से प्रकट हुआ। इसके बारे में CIA का दावा था कि लगभग 80,000 वियतकांग सैनिकों ने इसमें अपनी जान गंवाई थी। इससे कोई खास फर्क ज़मीनी हकीकत पर नहीं पड़ा। वियतनाम युद्ध के खर्च के कारण अमेरिका का बजट जबरदस्त घाटा उठा रहा था। इसकी लागत लगभग $25 खरब पहुंच चुकी थी। अमेरिका के अंतर्राष्ट्रीय छवि दलदल में फंसे एक थके हारे पहलवान जैसी नजर आने लगी थी। द कोल्ड वॉर पुस्तक के लेखक मार्टिन वॉकर का मानना है कि अब तक हालत यह हो गई थी कि अमेरिकी रक्षा मंत्रालय पेंटागन को यह सूझ नहीं रहा था कि यह युद्ध कैसे जीता जा सकता है और राष्ट्रपति जॉनसन को यह समझ में नहीं आ रहा था कि बिना हारे समाप्त कैसे किया जाए। जॉनसन ने उस समय सत्ता ग्रहण की थी जब अमेरिका का मनोबल आत्मविश्वास क्यूबाई मिसाइल संकट के समाधान के बाद चरमोत्कर्ष पर था। इसलिए अमेरिकी असमर्थता को स्वीकार करते हुए वियतनामी मोर्चे से पीछे हटना जॉनसन के लिए संभव न था। वियतनाम संघर्ष को समाप्त करने के लिए गोपनीय अंतर्राष्ट्रीय राजनयिक पोलैंड के माध्यम से शुरू हो गया था, पर इसमें प्रगति तभी संभव हुई जब जॉनसन के बाद राष्ट्रपति निक्सन ने सत्ता ग्रहण की। निक्सन के राष्ट्रीय सलाहकार हेनरी किसिंजर ने एक चतुर्पक्षीय शांति वार्ता का आयोजन किया, जिसमें दक्षिण वियतनामी सरकार के साथ साथ राष्ट्रीय मुक्ति मोर्चे और प्राविधिक सरकार के प्रतिनिधि के रूप में मदाह विन को आमंत्रित किया गया था। अन्य भाग लेने वाले में उत्तर वियतनाम के प्रतिनिधि ले दुखोतो और किसिंजर स्वयं शामिल थे। दक्षिण वियतनामी प्रतिनिधियों की उपस्थिति नाम मात्र की थी। इस शांति वार्ता की सफलता के लिए किसिंजर का वह राजनय भी कम जिम्मेदार नहीं रहा, जिसके तहत उन्होंने अमेरिका और सोवियत संघ के संबंधों को सामान्य बनाने के साथ साथ जनवादी चीन के साथ रचनात्मक संवाद शुरू किया था। इस तरह वियतनाम युद्ध की समाप्ति के लिए तनाव शैथिल्य के माहौल को भुलाया नहीं जाना चाहिए। तब भी इस बात को नकारना असंभव है कि उत्तर वियतनाम द्वारा संचालित छापामार मुक्ति संग्राम ने ही रण क्षेत्र में उनकी स्थिति इतनी मजबूत कर दी थी कि प्रतिपक्षी अमेरिका के सामने 16 का अलावा कोई विकल्प ही शेष नहीं रहा था। 1973 में अमेरिका ने वियतनाम से वापस लौटने का फैसला किया और विभाजित वियतनाम का एकीकरण संभव हुआ। इसे ही वियतनाम युद्ध का अंत कहा जा सकता है।